मित्रों, जोतवानी साहब से हमने जो अपनी पिछली श्रृंखला में बातचीत की थी उसको जारी रखते हुए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और हम दोबारा स्वागत करना चाहेंगे जोतवानी साहब का और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस श्रृंखला में अधिक जानकारी देकर हम सभी को ज्ञान का आवंटन करें। जोतवानी साहब, आपका दोबारा हार्दिक से स्वागत है। थैंक यू। अब आप अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताइए। आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका बचपन कैसा रहा, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, आप जोधपुर से वाया बड़ौदा मुंबई तक कैसे पहुंच गए? सो कॉल्ड बॉम्बे उस समय हुआ करता था। देखिए, मेरा जन्म 14 मार्च 1956 को हुआ, जोधपुर शहर, राजस्थान। और मेरे परिवार में मेरे फादर, मेरी मम्मी और मेरे भाई, बिल्कुल मेरे बड़े भाई हैं, वो 9 साल बड़े हैं मेरे से। जी हाँ। और माय फादर वाज आई वाज वेरी क्लोज टू माय फादर, क्योंकि मम्मी की डांट बहुत मैं खाता था। मम्मी डांटती बहुत थी, फादर बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो ट्रांसफरेबल जॉब होता था, कभी कभी मिलते थे। हाँ। तो बहुत प्यार करते थे। और छोटा सा परिवार था, लेकिन बहुत अच्छा परिवार था। और मेरे फादर क्योंकि गवर्नमेंट में थे, तो आई वुड कॉल इट नॉट, वी वर नॉट रिच बट वी वर नॉट पुअर ऑल्सो, मिडिल क्लास, थोड़ा सा कम ही उस पे थे, किराए के मकान में रहते थे। और मेरी पढ़ाई उन्होंने छोटे से स्कूल में की, वहाँ मैं जाता था। और मेरे पड़ोस में अच्छे बहुत लोग रहते थे। और क्योंकि मेरे भाई और मुझ में 9 साल का फर्क था, तो हम खेलते थे, इतना ज़्यादा नहीं खेलते थे, क्योंकि वो तो पहले ऑलरेडी स्कूल में जाने लग गया था और मैं तो अभी घर पे ही था। तो आई वॉज वेरी नॉटी, वेरी चंचल बहुत था। बट बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज फेमस इन माई नेबरहुड। एंड द नेक्स्ट डोर, जो मैं कह रहा हूँ कि 1956 की बात बता रहा हूँ, तो उस समय घर के दरवाजे खुले रहते हैं, कोई भी किसी भी घर में चला जाए, आपस में मिलना जुलना घर के पास में। तो मेरे पास जो घर थे, वकील साहब का घर था, तो मैं अपने घर में कम रहता था, उनके घर में ज्यादा रहता था। क्योंकि मेरे जो एज के, उनके भी बेटे थे, उनके 3 बेटे थे और 2 बेटियां थी। तो मैं उनके घर जाता था, क्रॉल करके जाता था और गुम हो जाता था उनके घर में। तो मैं कहते हैं कि मैं बड़ा उन्हीं के घर में हूँ, बिल्कुल, है ना, वकील साहब के घर में। तो वहाँ इतना मेरा नाता हो गया उनसे कि वो मेरा परिवार हो गया। तो मैं अपने फादर को डैडी बोलता था, उनके पापा पापा बोलता था, इतना। और वो मेरी बहन, राखी बहन, वो आज भी, राखी भी हुई तो वो कैलिफोर्निया में, लेकिन आज भी हुए हैं। और वो उस घर का फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और अब थर्ड जनरेशन भी मेरे टच में है। वो मुझे अभी भी अपना परिवार का सदस्य समझते हैं। मैं उनकी सारे लोगों की शादियां अटेंड करते हैं और सारे लोगों के जो भी होते हैं मैं उन पे जाता हूँ। वो मुझे अपना मतलब परिवार मानते हैं। तो इस हिसाब से मेरी अपब्रिंगिंग हुई। इसलिए मेरा जो नेचर है वो मिलनसार बहुत हो गया, सबसे मिलना। और वो क्योंकि कश्मीरी थे, यूपी के थे, तो बातचीत में ये हो गया। उसके बाद में मैंने कॉलेज पढ़ा, मुझे डॉक्टर बनना था। मेरे पिताजी को कहता है मेरा बड़ा भाई इंजीनियर है और छोटा बेटा जो है डॉक्टर बनेगा। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन मेरे को एक हुआ कि मैं एक ऐसा सब्जेक्ट करूं जो कि डॉक्टर का हो। तो किसी का बायोकेमिस्ट्री है तो डॉक्टर को पढ़ाएगा। तो फिर मैंने उसमें अटेम्प्ट किया। इट वाज अ वेरी टफ, देयर वाज 600 स्टूडेंट्स और 20 सीट थी, तो मेरा नंबर लग गया उसमें। और उससे मैं फिर पढ़ा, बड़ौदा में 2 साल में उसमें रहा। और उसमें मुझे दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड अभी भी मेरे दोस्त हैं। और फिर मैं जॉब के लिए तो बम्बई आना पड़ता है, न जोधपुर में जॉब मिलेगा। तो उस हिसाब से मेरे मम्मी पापा भी बॉम्बे आ गए, हम भी बॉम्बे आ गए, फिर यहाँ रहे। फिर बड़ौदा भी गए, बड़ौदा में भी घर है और बम्बई में भी घर है। बट सब कुछ अच्छा है। मतलब मेरे ब्रदर्स के भी पास में जाता हूँ, अमेरिका में सेटल्ड हैं, और मैं हर साल जाता हूँ, हर संडे को उनसे बात करता हूँ और बड़ा अच्छा संबंध है। आपके एक बचपन के दोस्त है जो आपके स्कूल में आपके बेंच पे ही बैठा करते थे, आप दोनों साधारण भाषा में कहते हैं लंगोटिया यार थे। बिल्कुल। आज भी उनसे रोज बातें कर लेते हैं एक बार शायद। बिल्कुल। उनके बारे में यदि कुछ आप बताना चाहें, जब वो ये पॉडकास्ट देखेंगे तो उन्हें ज्यादा प्रसन्नता होगी। वो बहुत ही यूनिक है। हाँ। मुझे नहीं लगता है कि कभी इतना हमारी दोस्ती, बहुत दोस्ती है, भाई है, बहुत प्यार है आपस में। वो बिल्कुल रिश्ता बिल्कुल अलग है।
वो 8th स्टैंडर्ड से मेरे साथ में मेरी बेंच पे ही बैठते थे। उनका नाम जयंत है और मैं उनके रोज जितने भी दिन मैं रहा उनके रोज उसके घर पे जाता था। वाह। हमारी पढ़ाई साथ में होती थी। हमने डिसाइड किया हम किताबें भी एक ही रखेंगे और एक ही क्लास में रखेंगे। कॉलेज में भी एक ही, तो बट कॉलेज में तो अलग उनका सेक्शन हो गया, बट वी स्टेड टुगेदर एंड वी बिकेम वेरी थिक फ्रेंड्स। और अब फैमिली के जैसे हैं वो, मतलब उनकी मम्मी भी, मैं उनको मतलब अपनी माँ के जितना ही सत्कार करता था। बिल्कुल। और उसे मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ मालूम है और मुझे इसकी जिंदगी के बारे में सब कुछ मालूम है। और वो ये ही कहता है कि किसी को भी इंटरव्यू की मैं सबसे पुराना दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त है और सच्चा दोस्त यही है। और मैं भी उसी के लिए यही चीज कहता हूँ। और उसके बेटे की शादी हो या मेरी बेटी की शादी हो, उसके बिना नहीं हो सकती। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आज भी मैं सवेरे जब ऑफिस जाता हूँ तो एक बार जरूर उससे बात करता हूँ, बढ़िया। ताकि उसे लगे कि नहीं, वी आर स्टिल इन टच। Very good। अगर वो नहीं भी बात करेगा तो वो याद जरूर करता है और मैं भी उसे याद करता हूँ। बढ़िया। और वो मेरा वेल विशर है। और जब भी मुझे कुछ मतलब ऐसे तकलीफ होगा तो वो ही मतलब करता है। अगर उसे कोई पूजा पाठ भी करेगा, बोलता है मैं ही करूंगा तेरे बिहाफ पे। वो वाह। इतना मेरे से क्या अटैच्ड बात है। और मुझे ना उससे कोई अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अगर रात में 12 बजे तो वो भी मेरे घर आ सकता है। उसकी गाड़ी मैं ले जाऊं या उसके घर में पहुंच जाऊं, या मेरे यहाँ खाना नहीं है मैं वहां जाके खा लूं, कोई ऐसी चीज छुपी नहीं है। एंड दैट इज अ वेरी डिफरेंट। बहुत। एंड हिज चिल्ड्रन आर सो प्राउड। माय फैमिली इज आल्सो वेरी प्राउड दैट पापा हैज सच अ गुड फ्रेंड। करेक्ट। दैट इज व्हाट इट इज। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि ऊपर वाला इस जय और वीरू की जोड़ी को हमेशा हमेशा के लिए सलामत रखे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू रहेगा। अच्छा, आज के जमाने में लोग है ना, कॉलेज के बच्चे जब जाते हैं रिजॉर्ट में तो दे एंजॉय द रेन डांस। आप बरसात की कव्वाली ये सब अपने जमाने में किया करते थे, ऐसा हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है। वेल, जब मैं कॉलेज गया तो थोड़े मेरा जो दोस्त है ना, हाँ। उसका थोड़ा मेरे पे असर आ गया, क्योंकि वो एक्टिंग बहुत करता था, हाँ, गाने हाँ। भी गाता था। तो एमएससी जब करता हॉस्टल के अंदर तो बैठे रहते थे, तो हाँ। लोग फिर गाना शुरू कर देते हाँ। थे। तो उसी समय मैंने भी गाना शुरू कर दिया, थोड़ा सा गाना। तो उस समय एक प्रोग्राम हुआ था हमारे फेयरवेल का, जैसे होता है प्रोग्राम, एक हाँ। एनुअल डे हाँ। कॉल्ड इट इन डिपार्टमेंट में। तो हाँ। छत के ऊपर प्रोग्राम, तो उस समय कहा कि भाई आप कव्वाली गाएंगे। तो मुझे कव्वाल बनाया गया कि भाई दूसरे काफी साउथ इंडियन, गुजराती, तो हिंदी मेरी काफी क्लीन थी, तो बोले कि नहीं ये करेंगे। देन वी गेव दैट प्रोग्राम एंड फ्रॉम दैट कौन सा गाना प्रोग्राम गाया याद है आपको? बहुत ही नहीं, आपकी पुरानी मेमोरी कव्वाली बहुत शार्प है। है। बरसात की रात की कव्वाली है, बहुत ओके। फेमस कव्वाली है। और ओके, वो ओके। हमने गाया था और उसके बाद में भंगड़ा भी किया था। अरे तो ये सब के बाद में मुझे काफी शौक हो गया कि मुझे करना चाहिए। तो मैं आई एम अ बाथरूम सिंगर। मैं कुछ ओह, ऐसा ग्रेट। प्रोफेशनल नहीं करता हूँ, लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि नहीं, कोई पार्टी हो कुछ तो आप जरूर करिए। तो मैंने कहा नहीं ठीक नहीं, है। आपको डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री के लोग तो जो है आपको राज कपूर समझते हैं, शोमैनशिप गाना गाना। और आप उनके पुराने जमाने के ब्लैक एंड व्हाइट के गाने भी गाते हैं। हाँ बिल्कुल। बहुत लोगों ने देखा है, सुना है, बताते हैं। ठीक है, यदि आपकी इच्छा तो आप जाते वक्त 2 लाइनें सुनाना चाहे तो सुना दीजिएगा। जरूर उसके पहले थोड़ी और बातें कर लेते हैं। जरूर। आपके जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर सीवी रामाकृष्णा, उनका बेटा नोबेल प्राइज विनर है और आपकी शायद अभी उनसे दोस्ती यारी भी है अभी तक उनसे भी। और आपके प्रोफेसर आपसे, यानी आप अभी तक उनसे जुड़े हुए हैं। उनके साथ आपके पुराने गॉडफ्रे साहब जो बॉस रह चुके हैं, उन सभी से आज तक आप जुड़े हुए हैं। हाँ, देखिए, मैंने एक चीज हमेशा अपने में रखी है कि हाँ। जिससे भी मेरा नाता था, पुराना जी हाँ। हो, भली 2 साल हो, 5 साल हो, 50 साल हो, हाँ। मेरे को उससे जुड़ा रहना चाहिए। बिल्कुल। तो भली मेरा पुराना बॉस हो, मेरे पुराने क्लासमेट हो, कोई भी हो, तो उनसे जुड़ा रहे। और जैसा आपने नोबेल प्राइज विनर, यस, ही इज अ नोबेल प्राइज विनर। वेंकी उनका नाम है, मेरे प्रोफेसर के बेटे हैं। वो आए थे इंडिया, वो कुछ सालों में आते हैं, एड भी देते हैं एमएस यूनिवर्सिटी, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में। वी आर वेरी प्राउड कि वी आर टॉट बाय प्रोफेसर whose son is, तो वो हमारे ग्रुप में है। वो उनके कभी भी पब्लिकेशन होता है तो हमें ग्रुप में आता है, हम लोग देखते हैं कि उन्होंने क्या पब्लिश किया है। वी फील वेरी नाइस। और लोजाडो साहब हैं, वो हर 2 साल के अंदर कनाडा से यहाँ पे आते हैं। उनका घर गोवा में, वो आते हैं
वो फिर वेलिंगटन जिम खाना है खार में, वहाँ मिलते हैं हम सबको, पुराने जितने भी हैं हम, उनके जो स्टूडेंट या उनके जो सेल्स एग्जीक्यूटिव थे उस समय, उनको बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, एंड वी आर स्टिल इन टच। क्योंकि मैं कहता हूँ जो कुछ भी आज मैं हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, तो मैं जितना भी उनको मतलब रेसिप्रोकेट कर सकूँ मैं करूँगा उनको, तो टच में रहना चाहिए बिल्कुल। महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी ने पिछले 6 महीने पहले एक बहुत बड़ी लेडी को फेमस करवा दिया है। हाँ बिल्कुल, महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी के अंदर बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो जो मैंने पढ़ा है, तो उस बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हैं कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को पूरी मतलब शिद्दत से पूरा किया, देश के लिए, भारत देश की बेटी बनी। बिल्कुल, और वो हमारे डिपार्टमेंट की हैं, हमें बहुत नाज है उन पे। और जो दूसरी भी हैं महिलाएं, जिन्होंने 3 महिलाओं ने बड़ा काम किया, उनके लिए भी हमारे रिस्पेक्ट है। बिल्कुल, क्योंकि ये वहाँ की हैं, एमएससी बायोकेमिस्ट्री करके गई, तो वो यही उन्होंने कहा ग्रुप के अंदर कि मैं बायोकेमिस्ट्री से बटालियन में चली गई। वाह क्या बात है। उसके अलावा आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप पॉलिटिकली लोगों के साथ हमेशा बहुत जगह फोटोग्राफ्स में दिख जाते हैं। मे बी ही इज एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, एक्स डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, या फिर करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, MMRDA के। देखिए ऐसा है कि एक इंडस्ट्री ऐसी है, हाँ, कि जो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हिंदुस्तान में, एक है एजुकेशन और एक है हेल्थ। हाँ। अगर ये जो 2 चीजों को जो भी मिनिस्ट्री, जो भी नेता इनको फोकस करता है, विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड बाय मासेस, जी है ना। तो और लकीली हम लोग हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, तो जब भी कोई ये नया हॉस्पिटल होता है या कहीं कोई नया डायग्नोस्टिक सेंटर खुलता है जहां पे कि हमारी कंपनी ने कुछ एक अच्छा काम किया हो रूरल एरिया में, जो कि हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है पेनिट्रेशन रूरल एरिया। तो जो छोटे से छोटा गांव है, जैसे बालासिनोर करके गांव है गुजरात के अंदर, आनंद के आगे गांव है, वहां पे 2013 के अंदर जब हमारे जो अभी कथित प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वो उस समय चीफ मिनिस्टर गुजरात के थे, वो उस छोटे से गांव में एक हॉस्पिटल को इनॉग्रेट करने आए थे, और उस हॉस्पिटल के सारे इंस्ट्रूमेंट हमने सप्लाई किए थे। और क्योंकि वो हॉस्पिटल एक हमारे जो जवान हैं जो करगिल के थे, उन्होंने हॉस्पिटल खोला था। उन्होंने हॉस्पिटल खोला था क्योंकि करगिल में उनको गोली लग गई थी, तो उनके बाद में नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गांव में जाके अपने सोसाइटी के लिए हॉस्पिटल खोला था। तो उन्होंने कहा जोतवानी साहब आपको जरूर आना है, और मैं अंग्रेजी में बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे मेडिकल टर्म्स नहीं आती हैं, अगर कोई साहब आएंगे तो कुछ पूछेंगे तो आप तो उस समय मैं गया था, मैंने कहा आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू, आई विल बी देयर, यू नो। तो मैं वहां गया। इसी तरह भी रिसेंटली नागपुर के अंदर गडकरी जी ने अपने माता जी के नाम पे डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया, वहां भी मैं गया था। तो हमारे प्राइम अभी चीफ मिनिस्टर हैं फडणवीस जी, वो आए थे इनॉग्रेट करने, गडकरी, उनको सब बताया कि हमने क्या किया है, और उनको बहुत अच्छा लगता है कि ये मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है हम लेकर आए, और ये हमारी बहुत ही एक प्राउड फीलिंग आती है कि सारी मशीनें मेक इन इंडिया है और ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो सभी जगह जाने से पतंजलि से भी जुड़ा हो रहा है आपका। आस्था चैनल पे सवेरे 5 बजे दिख जाते थे कभी कभार आप। पतंजलि से मेरा बहुत पुराना नाता है। जब पतंजलि का ये आश्रम भी नहीं बना था, एक छोटी सी कनखल में कुटिया थी, और वहाँ पे मुझे बुलाया गया था अलॉन्ग विथ SGPGI की जो फैकल्टी थी। उन्होंने कहा कि ये करना चाहते हैं, कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं, आप इनको गाइड करिए। तो मेरा स्वामी बाबा रामदेव से और खास करके आचार्य बालकृष्ण जी से बहुत बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। मतलब महीने में एक बार जरूर बात होती है, और वो बताते हैं अब जोतवानी जी अब ये कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, अब आप और क्या कर सकते हैं ये। और उन्होंने मुझे एक काम भी दिया था, वो मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा ये देश के लिए काम करना है, आपको करना है, वो मैंने उनको करके दिया। नॉट रिलेटेड विद डायग्नोस्टिक बट रिलेटेड विद वेरी डिफरेंट एनिमल हस्बेंड्री का काम था, वो मैंने उनको करके दिया। और उस दिन कहा कि आप मेरे अभिन्न अंग हैं, और आप जब भी
आएंगे तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ते, वो रहने को वहीं पे उन्हीं के साथ रहता हूँ फिर मैं। क्या बात है, क्या बात है। तो ये कोई कस्टम, जबकि सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे ही लगे हैं वहां पे, हाँ। मैंने उन्हें कभी एक कस्टमर की तरह नहीं देखा, एक परिवार की तरह देखा है। और वो भी उनका बहुत विश्वास रहा है। वो जब भी कोई भी मशीन खरीदते हैं वो मुझसे ही पूछते हैं। बिल्कुल, तो रिलेशनशिप मार्केटिंग का इफेक्ट है ये। इफेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल, यही है। और उसके अलावा बॉलीवुड में भी आप जैकी दा और पंकज उधास साहब हुआ करते थे, उनके साथ भी आप बहुत जगह देखे गए। हाँ, वो एक क्या है कि सोसाइटी को कुछ देना है वापस। तो जिस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें थैलेसीमिया के लिए हम लोग के पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो किट्स हैं, जो टेस्ट करते हैं हम लोग, तो दोनों नाम जो आपने कहा, अपने बॉलीवुड स्टार जैकी श्रॉफ और पंकज उधास जी जो अब नहीं रहे, दोनों ही उससे कनेक्टेड है। बिल्कुल, वो ट्रस्टी थे पंकज उधास जी, बहुत काम किया। तो हम फंड रेज करते हैं थैलेसीमिया के लिए और थैलेसीमिक चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए वो फंड काम आता है। हम लोग टिकट करके, ऐसे ही हमारे जैकी श्रॉफ जी हैं, वो इतने अच्छे इंसान हैं, वो जब भी उन्हें इस काम के लिए बुलाते हैं ही विल कम फॉरवर्ड एंड हेल्प अस, यू नो। तो बिल्कुल, तो अब तो आपके पिताजी मिस्टर एम.आर. जोतवानी और माताजी अब शीला जी अब तो नहीं रहे। हाँ। उनका आपके जीवन पे बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ा आपका व्यक्तित्व बनाने में। उसके अलावा आपके जीवन में है आपकी पत्नी और 2 प्यारी सी बेटियां, उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, माता पिता को तो रहता ही है, बच्चों में प्रेम रहता है, उनके आशीर्वाद से जो कुछ भी है आज उन्हीं की वजह से। जी हाँ। और मुझे याद है कि जब मुझे फर्स्ट सैलरी मिली जसलोक हॉस्पिटल से 166 रुपये 35 पैसे, तो पहले मैंने अपनी मम्मी को जाके दिया। मैंने कहा ये मम्मी फर्स्ट सैलरी है, छोटी सैलरी है, लेकिन उन्होंने उसको चूमा और उसको जाके भगवान के वहाँ पे रख दिया कि ये पैरी तेरी, यहाँ पे इसमें हम पहले यहाँ पे टच करेंगे, इसमें से 11 रुपये निकाल के तू भगवान जी को, बाकी तू है अपने पिताजी को देना, वो FD करा देंगे। तो अपनी एक पासबुक खुलवा, अपना सेविंग अकाउंट खोल ले जिसमें ये सैलरी जाएगी, वी विल नॉट टच योर सैलरी। तो इस टाइप के जब विचार आते हैं ना, तो नेचुरली उनका आशीर्वाद रहता है हमेशा के लिए। और मैं कहता हूँ मेरी पत्नी का सहयोग जो है ना मेरे करियर में बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से आता था और मेरी पत्नी एक बहुत ही बिजनेस, बहुत बड़े परिवार से, बहुत ही मतलब कहते हैं कि वेरी हाईली इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वेरी साउंड पार्टी, उनसे मेरी शादी हुई। लेकिन व्हेन शी सॉ माय फर्स्ट सैलरी ऑफ व्हेन शी गॉट मैरिड इन 1981, तो शी वाज शॉक्ड कि अरे इतनी कि तो मैं ड्रेस ही ले लेती हूँ। लेकिन उसके बाद में वो आज भी मेरे साथ में है और मैंने इतना ट्रैवल किया, इतने जगह अलग अलग गया, बहुत बाहर रहा। मेरी एब्सेंस में दोनों बच्चों का ध्यान मेरी पत्नी ने दिया। और देयर वाज अ टाइम व्हेन आई हैड लॉट ऑफ वर्क। आई रिमेंबर जब मैं जोनल मैनेजर बन गया तो मुझे एक जब टीम मिली तो मुझे डेली एक्टिविटी रिपोर्ट लिखनी पड़ती थी, एक्सपेंस स्टेटमेंट चेक करने पड़ते थे। तो मैं अपनी वाइफ के साथ बैठ के, अलाउंसेस कितने हुआ करते थे जब आपने माइल्स में? जब मैंने शुरू किया तब मेरा पहला अलाउंस था हेडक्वार्टर अलाउंस 17 रुपए और एक्स हेडक्वार्टर अलाउंस था 22 रुपए और आउट स्टेशन अलाउंस था 33 रुपए। तो जब मैं औरंगाबाद गया तो 33 रुपए मेरा अलाउंस था और जब मैं बंबई में काम करता था तो मैं 17 रुपए मेरा अलाउंस था। लेकिन भगवान की कृपा इतनी अच्छी रही कि मैंने झुड़खा बाखर भी खाया है, मैंने सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल की कैंटीन में भी खाना खाया है, मंत्रालय की कैंटीन में भी सस्ता खाना खाया है और मैंने $5,000 का डिनर भी बैंकॉक में खाया। वाह, क्या बात है। तो इतना बड़ा मुझे जो एक्सपीरियंस मिला, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा फैमिली का इसके अंदर बहुत बड़ा साथ रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी बेटियों का साथ रहा। हालांकि मुझे बहुत एक जो चीज मेरे दिल में रह गई कि मेरी छोटी बेटियों के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं पड़ा, स्पेशली द यंगर वन। बट बोथ आर इन US। जब वो पढ़ते थे तो मैं बॉम्बे में रहता था, वो बड़ौदा में पढ़ रहे थे और मेरी वाइफ उनको देखभाल कर रही थी। तो बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरी वाइफ को भी आधा ज्ञान डायग्नोस्टिक के बारे में आ ही गया है
वो भी जानती है क्रिएटिनिन क्या है, एसजीपीटी क्या है, एसजीपीटी सेमी बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल ये है। बिल्कुल बिल्कुल। बट इसके ये ओवरऑल अच्छा रहा मेरे भाई। जी हाँ, एक साइंस में कहावत है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। Yes. ऊर्जा का निर्माण भी नहीं किया जा सकता, उसका विनाश भी नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो आपके अंदर जो इतनी हाई लेवल ऑफ एनर्जी है, इसका सोर्स क्या है? हाँ, क्योंकि 2018 में शायद आप भूटान गए तो 13,000 सीढ़ियां बिना किसी हेल्प के चढ़ गए थे। बिल्कुल। तो देखिए, जब भी कोई, मैं फिर वापस आपको वही जवाब दूंगा जो मैंने पहले भी दिया है। हाँ। कि अगर कोई मन में ठान लेना कि मुझे ये करना है, हाँ, तो एनर्जी अपने आप आ जाती है। बिल्कुल। ठीक है, आप यंगस्टर्स को मोटिवेट करते हैं मैराथन में। हाँ बिल्कुल। हाँ। मैंने कहा कि मैराथन है, मैंने कहा हाँ जाऊंगा बिल्कुल। हाँ। मेरे ब्लड बैंक होता है, मैं कहता मैं हाँ। जाऊंगा, ब्लड बैंक भी दूंगा। मैंने अपनी कंपनी में ब्लड बैंक, अब उससे मना कर दिया कि आपसे 65 हो, आप अब नहीं ले सकते, डोनेट नहीं कर सकते, डोनेट नहीं कर सकते। लेकिन क्या है, एनर्जी क्यों आती है और कैसे आती है, वो अगर मैंने मन से कर लिया है ना, तो देखिए दो चीज होती है, एक होता है मन और एक होता है दिमाग। दिमाग कैलकुलेशन करता है ना। मन जो है ना, आपको पैशनेट बनाता है। बिल्कुल। जब कहते हैं ना कब कि भाई किसी पे दिल आ जाता है, तो दिल आ जाता है, दिमाग नहीं आता है। हाँ, दीवानगी आ जाती है। दीवानगी आ जाती है ना, तो उस दीवानगी में आदमी का जुनून आ जाता है और उस समय वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं इंडस्ट्री में हूं तो मैं जुनून से काम कर रहा हूं, मैं पैशनेट हूं। मेरे को कोई कहेगा कि आप अपोलो टायर का सीईओ बन जाओ, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं टायर नहीं बेच सकता, मैं गाड़ी नहीं बेच सकता, मैं क्रोसिन नहीं बेच सकता। अगर मेरे को बेच सकता हूं तो मैं सिर्फ डायग्नोस्टिक ही बेच सकता हूं और इसी कंपनी का बेच सकता हूं, क्योंकि ये मेरे मन में बैठा हुआ है। तो इसलिए वो एनर्जी है ना, वो मन से एनर्जी आती है, दिमाग से एनर्जी नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भी आदमी काम करता है वो एनर्जी, आप देखिए, आप हमारे जो इंडियन आर्मी, हमारे सोल्जर्स हैं, सैनिक, हाँ। उनको लिए मैं बहुत सल्यूट करता हूँ। सबसे हाई भी रिस्पेक्ट मैं उन्हीं को करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हीं की वजह से आज हम जिंदा हैं। लेकिन मैं उन्हें जब देखता हूँ, मैंने कहा ये आदमी में कितनी एनर्जी है, जो एक अकेला, इसके पास कोई ना एमबीए डिग्री, ना आईआईएम डिग्री है, ना ये है ना, छोटे से गांव से वो वहां पे खड़ा है, बॉर्डर पे खड़ा है ना, जैसलमेर बीएसएफ के वहां पे बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, जहां पे 49 डिग्री जाता है। वो तो मन से खड़ा है ना, दिमाग से। दिमाग तो कहेगा कि भाई यहाँ पे एसी लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। दिमाग तो ही इज एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी बिकॉज फ्रॉम हिज हार्ट ही इज वर्किंग। करेक्ट। सो व्हेन यू वर्क फ्रॉम हार्ट, इट डेवलप्स अ पैशन, एंड all the business, all these, it is a passionate job of all our army, navy, air force. पैशन होता है उनका। सही बात। तो उस आदमी से काम करे तो एनर्जी तो अपने आप आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया जोतवानी साहब, अब जाते जाते हम थोड़ी बहुत और बातें करेंगे, एक रैपिड फायर राउंड हो जाए अगर आप आज्ञा दे तो। हालांकि ऐसा हमने आज तक कभी नहीं किया, यदि आपके अनुमति हो तो हम करना चाहेंगे, छोटा सा। ट्राई करूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल जरूर ट्राई करूंगा। आप अपने करियर की उस ऊंचाई पे पहुंच गए हैं, वहां आपने कभी अपने आप को अकेला पाया, अपने आप में अकेलापन पाया कि मैं अकेला हूं, यहाँ कोई नहीं है मेरे साथ? कभी महसूस करते हैं? कभी नहीं महसूस करता। मेरी टीम है, मेरे लोग हैं, मेरे कस्टमर्स हैं, मेरे बॉसेस हैं, मेरा पास्ट हिस्ट्री इतनी अच्छी है। वो अगर मैं उसी को सोचता हूँ, मेरे दोस्तों के बारे में सोचता हूँ, मेरे परिवार के बारे में सोचता हूँ, मेरा पिछला जो मेरी 69 ईयर्स मेरे, वो ही मेरे साथ रहते हैं, तो मैं कभी अकेला हो ही नहीं सकता। ऐसा लोग कहते हैं कि वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ दोनों को बैलेंस कर पाना मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है, ये सच्चाई है या सिर्फ एक मिथ्या है? ये तो सच्चाई नहीं है, मिथ्या है। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। मैं इस चीज को मैं महसूस कर चुका हूँ। ओके। मेरे साथ हो चुका है। फैमिली लाइफ और करियर लाइफ बैलेंस करना वेरी डिफिकल्ट। आप अगर कुछ करना चाहते हो तो आपको कोई सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैंने अपने बच्चों के किसी एनुअल डे पे नहीं जा पाया, 1 या 2 बार गया हूँ, कभी स्पोर्ट्स डे नहीं कर पाया ना उनका मतलब इतना मुझे खराब लगता है जस्ट आज ये है। बिल्कुल। तो आपको करना पड़ता है। मैं एक फॉरेनर आए थे, उनको मेरे को सीएमसी वेल्लोर में बहुत डिफिकल्टी से
अपॉइंटमेंट मिला, मैं और मेरे बॉस मिस्टर वजीरानी को फॉरन जाना पड़ा मेरे को. आई कुड नॉट कैंसिल बिकॉज इट वाज ऑल ऑर्गेनाइज्ड बाय मी. इट वाज अ बिग डील एंड दैट डे माय फादर वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल. तो फिर मेरे को अपने वाइफ को बोलना पड़ी, भाई आप ये करो, मैं जाता हूँ. बिल्कुल. तो उस समय तो बेटे का फर्ज होता है कि वो वहां पे खड़ा रहे. बिल्कुल. तो मेरी मम्मी और मेरी वाइफ वहां पे रहे. लेकिन अच्छा बहुत हुआ कि मेरे बॉस ने उसकी भी वाइफ को भेज दिया कि अनिल मेरे साथ काम कर रहा है. हम लोग सीएमसी वेलोर में है. तो ये बैलेंस है ना, वो थोड़ा सा रह जाता है कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है. ये सब मिथ्या है कि बैलेंस होना चाहिए, ये नहीं कर पाते हैं. इफ यू वांट व्हेन यू आर इन अ टॉप, यू हैव टू फॉरगेट लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज. बहुत बढ़िया. आपको कभी ऐसा लगा कि ईश्वर ने मेरे साथ ही क्यों ऐसा किया, कोई और क्यों नहीं? किसी भी जीवन के किसी भी स्टेज पे ऐसा लगा आपको? यस, इट इज अ नॉर्मल ह्यूमन. ओके. ये ह्यूमन का नेचर होता है. ओके. कभी ऐसे हमने को सोच आती है. मैं तो कोई देवता नहीं हूं ना, मैं कोई परफेक्शनिस्ट हूं, मेरे में भी बहुत कमियां है. ऐसा होता है और बहुत बार होता है कि कभी लगता है कि भाई ये मेरे साथ ही क्यों हुआ. मैं डॉक्टर बनना चाहता, मैं क्यों नहीं बन पाया. मैंने एग्जाम दिया, मेरा क्यों नहीं, मैं एक नंबर से ही रह गया. 160 आना चाहिए था, 159 आया. तो मेरे एक नंबर, मेरे साथ ही क्यों हुआ ये, है ना. बहुत खराब लगा. जैसे मतलब मुझे ये क्यों प्रमोशन मेरे साथ ही क्यों है, मेरे ये क्यों पोजीशन मुझे नहीं मिली. बहुत बार लगता है. इट्स अ ह्यूमन थिंग, इट हैपेंस, यू नो, एंड इट इज नेचुरल. बट मुझे क्या है, मेरे एक जो चीज है, मे बी मैं कहूंगा कि वो स्ट्रेंथ हो गई है, बट एक्चुअली इट इज अ वीकनेस कि वो मैं भूल जाता हूँ. तो मैं भूल जाता हूँ, फिर कहता चलो भाई आगे बढ़ो. स्ट्रेंथ ही है. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया. भूल जाते हैं वो. आप सीनियर प्रेसिडेंट है साहब इस कम समय. आपको लोगों के बारे में, ह्यूमन बीइंग के बारे में ऐसी कौन से कठोर सत्य है जो आप महसूस करते हैं? देखिए, दूसरों के बारे में मैं एक चीज कह सकता हूं कि हर इंसान तो एक जैसा है नहीं. हर एक में डिफरेंस रहते हैं, है ना. आप जिसको प्यार भी करते हो, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, परिवार, उनमें भी डिफरेंस रहता है. और कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि दो मतलब जो ट्विंस भी होते हैं उसमें थोड़ा सा कहीं एक को तिल होता है, एक को नहीं होता है. तो कोई डिफरेंस तो रहते हैं. तो डिफरेंस रहता है. कठोर सत्य रहता है कि दूसरे लोग, है ना, जब आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी लॉयल्टी और आपका कंट्रीब्यूशन उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, उसे मतलब अनदेखे कर देते हैं उस चीज को. there are some numbers and there are no numbers. Yes. है ना. एक प्रॉफिटेबिलिटी एक नंबर होता है, लेकिन उस कंपनी को ऊपर खड़ा करना वो एक चीज, वो एक अलग होता है. वो इट इज अ वेरी डिफरेंट, यू नो. वन इज अ क्वांटिफिकेशन एंड वन इज अ क्वालिटेटिव वर्ड. तो ये जब चीज होती है ना, तो उस समय वो कठोर सत्य हो जाता है. मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता. कोई एक्सेल शीट दिखा के, कोई अपनी फोटो दिखा के, कोई अपना फोटोशॉप और आजकल जो डिजिटल मैनिपुलेट करके एक दिखाने का रिजल्ट दिखाना या अपना खुद की बढ़ाई करना, जबकि मुझे पता है कि ये सच नहीं है. बट झूठे सपने दिखाते हैं. लेकिन क्या एक्सेल शीट है तो लोग पीपल उसमें ग्रोथ, लेकिन वो कैसे आई? वो सब चीजें हैं. ये कठोर सत्य मुझे एक्सेप्ट नहीं होगा, ना गवारा है. मैं एक्सेप्ट नहीं करता ऐसी चीजों को कि आई कैन नॉट टॉलरेट कि इंटीग्रिटी प्रॉब्लम हो, लॉयल्टी प्रॉब्लम हो, ऑनेस्टी प्रॉब्लम हो. मैं किसी की डिग्री, उसके बैकग्राउंड पे बिल्कुल नहीं जाता. मैं उसको कहता हूं कि आपने क्या परफॉर्म किया है और आपकी मार्केट स्टैंडिंग क्या है. बिल्कुल. क्योंकि आप किसी भी टेंडर में भी भर गए तो पूछेंगे पिछले 3 साल का मार्केट स्टैंडिंग लेके आई है. बिल्कुल. तो वो आप जब मार्केट स्टैंड देते हैं तो आप यू स्टैंड हो. करेक्ट. तो और बहुत सारी चीजें हैं, वो सामने सत्य आ ही जाता है. बहुत बढ़िया. जोतवानी साहब, हाँ, ऐसी कौन सी चीज आप चाहेंगे कि आपके चले जाने के बाद भी आपकी टीम आपको लंबे समय तक उस चीज के लिए याद करती रहे?
I can only tell you, there are very few people in the industry who have worked for such a long time. Yes. And whenever you work for 45, 50 years in the same industry, you will always leave some impact. अपनी छाप जरूर छोड़ के जाता है अगर आदमी ने अच्छा काम किया। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मैंने जो कुछ भी अचीव किया है फ्रॉम स्टार्ट फ्रंट लाइन टू दिस, जो मैंने काम किया है उससे हर शख्स को, जो मेरा बॉस है, मेरी कंपनी है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मेरे कस्टमर हैं, मेरी टीम है, जो मेरे अंडर काम करते हैं, जो मेरे साथ में काम करते हैं, या जिंदगी में जो भी मुझे आदमी मेरे कांटेक्ट में आया बिजनेस की वजह से, मैं यही चाहूंगा कि जो मैंने काम किया है उस काम को वो एक ही शब्द के अंदर डिस्क्राइब करें कि भाई मिस्टर जोतवानी साहब was a real, true diagnostic professional who made an impact in the industry. Correct. और वो कोई एग्जाम्पल भी दें मेरा, मेरे काम करने का तरीका। लाइक मुझे पता है लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग, मैं 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि ट्रांसएशिया के अंदर सेल्स मार्केटिंग वाले अगर आते थे तो पहले पूछते थे कि जोतवानी साहब हैं क्या ऑफिस में, अगर हैं तो फिर वो टाई पहनते थे फिर आते थे। तो इसकी वजह से भी वो याद करते हैं। वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि चलो किसी वजह से तो मुझसे याद किया उन लोगों ने। तो मैं चाहूँगा कि जो भी मैंने अपने काम किए हैं, जो भी मैंने प्रैक्टिस की है, जो मैंने सिखाया है लोगों को, जो मेरा तरीका था, वो भली प्रेजेंटेशन को लोग वो याद किया जाए। मैं यही चाहूँगा। और मेरी ऑनेस्टी और मेरी लॉयल्टी और मेरी इंटीग्रिटी, ये 3 चीज़ें दे शुड रिमेंबर इट, दैट आफ्टर spending 45 years and dealing with so many thousands of people, at none of the second I missed any of these 3, you know. Correct. मैं कभी भी नीचे नहीं गिरा। बिल्कुल। वो चीज याद रखें, बस मैं तो यही चाहूंगा। बिल्कुल। अब एक प्रश्न ऐसा है जो हम तो कभी नहीं चाहेंगे, लेकिन एक होता है कि हर चीज का एक लाइफ साइकिल होता है। बिल्कुल। मिस्टर A.K. जोतवानी रिटायर कब होंगे? I would tell you there are 2 aspect of this. 2 है ना, जैसे सिक्के की 2 पहलू होते हैं, ऐसे इसी का भी है कि काफी लोगों ने पहले ही बोल दिया कि जोतवानी साहब तो रिटायर हैं। हाँ, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन जब देखते हैं मैं काम कर रहा हूँ तो फिर वो अपना चेंज करना पड़ता है उन्हें। बट व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ जाता है, टाइगर अभी जिंदा है। तो एनीवे, टू आंसर योर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड, माय रिप्लाई विल बी, यशवंत जी, देयर इज नो एज फॉर रिटायरमेंट। बिल्कुल, देयर इज नो एज फॉर रिटायरमेंट। वेरी गुड। टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ लाइफ। यस, टिल द लास्ट ब्रीथ टू डायग्नोस्टिक्स। बिल्कुल, एंड सब डायग्नोस्टिक्स। बिल्कुल। और मैंने देखा है जो आदमी जिस चीज से, जिस अपनी लाइन से प्यार करता है, बिल्कुल, वो मरते दम तक उसके साथ ही रहती है। बिल्कुल सही बात और है। वो जब तक नहीं मरेगा जब तक वो रहेगा ही। बिल्कुल। तो देयर इज नो एज फॉर रिटायरमेंट। आई विल वर्क एज लॉन्ग एज आई कैन, एंड थिंग्स विल, माय हेल्थ एंड एवरीथिंग विल अलाउ मी। तो और जब भी कुछ होगा मैं चाहूंगा कि मैं काम करते करते ही अपनी छाप छोड़ जाऊं। बस मैं वही चाहूंगा, बाकी कोई रिटायर में अभी तक कोई डिक्शनरी में मेरे नहीं है वर्ड। जोतवानी साहब, हम चाहते हैं कि इस शो को खत्म करने से पहले आप हमारे युवा पीढ़ी को, जो यंग प्रोफेशनल्स है डायग्नोस्टिक्स को, उनको एक संदेश देना चाहें तो
अपने शब्दों में। श्योर। मैं चाहूँगा जो मैंने सीखा है वो नेक्स्ट जनरेशन कंटिन्यू करे, जो भी यंग लोग हैं, और आई कैन राइट अ वेरी बुक ऑन दैट। बट मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपने आईवीडी इंडस्ट्री में सेल्स को सेलेक्ट किया है तो आपको कुछ चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए जो कि आपको एक सक्सेसफुल सेल्स एंड मार्केटिंग और आईवीडी पर्सनैलिटी बनाएंगी। पहला कि आप जो करें ना, जो आपका मन कहता है वो करिए। अगर आपका मन कहता है डायग्नोस्टिक में रहना है, डायग्नोस्टिक में करियर बनाना है, तो आप सेलेक्ट कर लिए। जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, प्लीज डोंट यू डू सम शेयर बाजार फॉर दैट, डोंट डू दैट। एक पहली बात ये। दूसरी चीज है कि आपको बहुत ही हाई एनर्जी लेवल रखना है, आपको बहुत पैशनेट होना है टुवर्ड्स योर जॉब, बिकॉज पैशन एंड एक्शन इट रिजल्ट्स इनटू सक्सेस। तो जब दो चीजें होंगी तो आपको जरूर करनी है। तीसरी चीज कि आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं नहीं कहता कि आप पैथोलॉजी का पूरा बुक पढ़िए, बट जितना बेसिक चाहिए उतना आपको नॉलेज होना चाहिए, सब्जेक्ट का, टेक्निकल का होना चाहिए। प्लस आपको उसके साथ में सेलिंग स्किल्स होनी चाहिए, आपको अपने को अपडेट करना चाहिए, आपको रीड करना चाहिए। ये तीन चीजें हैं। और जो चौथी चीज है मैं आपको कहूंगा कि वो है आपको कस्टमर सेंट्रिक बनना है। कस्टमर नॉलेज होना चाहिए, मार्केट नॉलेज होना चाहिए। नहीं है तो आप सीखिए, आप पूछिए, यू आस्क योर कॉलीग, you refer it to journals, you look into magazines, you look into the directories, you look into the जो भी डेटाबेस है वेबसाइट पे जाके अपडेट योर नॉलेज अबाउट कस्टमर्स। इफ यू डू नॉट हैव कस्टमर नॉलेज you will fail. You must know that. The other thing is, number 6 is that try to spend one day in life of the customer. जैसा कस्टमर है उसकी लाइफ में आप स्पेंड करिए। जो उसे पसंद है वो करिए, जो चाहता है वो करिए, जो एक्सपेक्ट करता है उसके पास करीब जाइए। दिस इज वॉट यू मस्ट डू इट टू बी सक्सेसफुल इन दिस, और सबसे जो बड़ी चीज है आपको जो करनी है वो है आपको लॉन्ग रन में रहना है। You cannot achieve diagnostics, field marketing and sales marketing in a shorter period. You have to play long innings. कोई ऑर्डर आपको पहली बार नहीं देगा। कोई अगर 10 लाख का चेक देगा तो वो 3 चीज देख के देखता है। पहले आपका फेस देखेगा, सेकंड आपका फेथ देखेगा, आपका ट्रस्ट देखेगा, और आपके साथ जो एक्सपीरियंस है वो देखेगा, फिर आपको वो ऑर्डर देगा। अगर ये 3 चीजें नहीं करेंगे तो आपको कभी भी ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू डू ऑल दिस। और याद रखिए एक बात कि आपको बहुत सारे फेलियर भी होंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगे, क्राइसिस भी आएंगे। वी आर लाइक अ सोल्जर, ओके। यू हैव टू फाइट इट, यू हैव टू सॉल्व इट, द प्रॉब्लम, एंड यू हैव टू ओवरकम ऑल दीज obstacles which you come across your sales process, across your career. Tabhi, never get disheartened, never have any fear, and then automatically you will be a successful salesperson in your career. That is what I want to convey. And remember one thing, don't get impressed by some of these big talkers. Don't get impressed by big degrees. Don't impress by big brands. You have to make your own brand with your work, with conviction, with your passion, and with your commitment, and with your dedication.
तब आप होगा। बाकी कोई भी कस्टमर आज तक उससे मुझसे मेरी डिग्री नहीं पूछी, उससे मुझे परसेंटेज कभी नहीं पूछा, लेकिन उसने ये कहा कि ये बंदा वर्थ है टू ट्रस्ट बट टू गिव दिस ऑर्डर। तो मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि सिंपल रहना, कभी कॉम्प्लिकेट चीज मत करना, कभी डोंट ट्राई अ फास्ट वन, लुक फॉर अ लॉन्ग रन। And that is what I can convey to all of you. You will be successful. My all best wishes to all the youngsters, and thank you very much for listening to me. तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे मेहमान मिस्टर अनिल जोतवानी, जिन्होंने डायग्नोस्टिक्स जीवन को बहुत करीब से जिया है और आज उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, अपने प्रोफेशनल जीवन के बारे में, अपनी देश वापसी के बारे में, अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशन के बारे में हमें बहुत सारी चीजें बताई और वो जिन्होंने हमें एक बहुत बढ़िया संदेश दिया है रिलेशनशिप मार्केटिंग का, एविडेंस बेस्ड मार्केटिंग का, साइंटिफिक मार्केटिंग का, और उन सबको अगर हम फॉलो करें तो सफलता हमारे कदम हमेशा चूमेगी। तो आप सभी से निवेदन है कि कोई शॉर्टकट ना अपनाएं और लॉन्ग टर्म डायग्नोस्टिक प्रोफेशन को एज ए करियर एक्सेप्ट करें। और इसी के साथ हम जोतवानी साहब का धन्यवाद कहना चाहेंगे। जोतवानी साहब, आपका खूब खूब आभार, आप आए, हमारे साथ जुड़े। हम चाहते हैं कि मेड डिवाइस मोमेंट में आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए और एंड दिस इज रियली ए बिग प्राउड मोमेंट फॉर अस। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। थैंक यू वेरी मच।